हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण और उसके साथ साथ इटली का एकीकरण। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं वो मैं सारी अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये हमारी फाइनल वीडियो है और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारी यूनिट्स है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप एक बार चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें जर्मनी के एकीकरण की, तो इटली की तरह जर्मनी भी जो था वो फ्रांसीसी क्रांति के समय कई सारे अलग अलग भागों में बटा हुआ था। मतलब माना जाता है लगभग 33 रीजन्स में ये बटा हुआ था। यहाँ जो देशभक्त थे वो भी इस एकीकरण को असंभव समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अंत में सारी बाधाओं को दूर किया और जर्मनी को एकीकृत करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में बाधाएं क्या थी। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता होगा क्या ऑब्स्टेकल्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो फिर हम ये समझने में हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा कि किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के बाद में जर्मनी का एकीकरण हो पाया। तो पहली चीज तो जर्मनी के छोटे बड़े जो कुल राज्य थे वो 30 थे और इतने राज्यों का अस्तित्व खत्म कर पाना काफी ज्यादा कठिन था। ठीक है, और इन राज्यों में अलग अलग प्रणालियां थी, अलग अलग प्रणालियों के द्वारा वहां पे शासन होता था, जबकि पवित्र रोमन साम्राज्य का जो केंद्र था वो पवित्र रोमन सम्राट की राजनीतिक सत्ता लगभग वहां पे खत्म हो चुकी थी। ठीक है, जर्मनी वासी जो थे वो धार्मिक परंपरा और आध्यात्मिकता के बंधनों को त्यागना चाहते थे। मतलब कह सकते हैं हम कैथोलिक चर्च की जो पावर्स थी वो वहां पे बहुत ज्यादा थी, और जैसे कि हमने यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ा था कि उसी कैथोलिक पावर्स को खत्म करने के लिए प्रोटेस्टेंट वाद आता है, बट ये उसके बाद की मतलब उसके काफी बाद की चीजें हैं ये। तो यहाँ पे भी लोग पोप से और चर्च से काफी ज्यादा परेशान हैं। जर्मन जो है वो विदेशी सत्ता और एकीकरण के विरुद्ध था। इसके अलावा वहां पे राष्ट्रीय भावनाओं का भी अभाव था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में सबसे पहली हेल्प किसने की जर्मनी की? तो नेपोलियन ने जर्मनी को स्वतंत्रता का रास्ता दिखाया और जो रोमन सम्राट हैं उनके पद का अंत किया। ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को भी समाप्त किया गया और जर्मनी के कई राज्यों को जीतकर वहां पे गणतंत्रता स्थापित की गई। ठीक है, तो अब आता है प्रतिक्रियावादी युग में जर्मनी। प्रतिक्रियावादी से मतलब है कि जिस समय यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे और जो जर्मनी है वो यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ेगा। तो देखिए जर्मनी में मेटरनिच था। मेटरनिच के आने के बाद में जो वहां की जनता थी वो काफी निराश हुई, क्योंकि वो प्राचीन व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे और 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर जर्मनी की जो गुप्त संस्थाएं थी उन्होंने विरोध किया। ठीक है, और मेटरनिच ने भी उनको दबा दिया, लेकिन 1848 में दोबारा से क्रांति हुई। देखिए 1813 और जो 48 की रेवोल्यूशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इन पे एक शॉर्ट लेक्चर या फिर शॉर्ट नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, एक बार आप उनको देख लीजिएगा। 1813 और 48 में दोनों में ही काफी सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, और देखा जाए तो दोनों ही ईयर में वो जो रेवोल्यूशंस हुए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन की मांग के लिए थे, तानाशाही को खत्म करने के लिए थे। ठीक है, तो इस क्रांति की अवधि में प्रशा के जो सम्राट हैं उन्होंने विधानसभा की स्थापना कर ली और जर्मनी जो था वो प्रशा को नेता मानने लगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया अभी भी ताकतवर था और प्रशा ने बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राज्य बनाया। ऑस्ट्रिया का अस्तित्व यहाँ से पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। किसकी वजह से? बिस्मार्क की वजह से। ठीक है, अब जो बिस्मार्क है 1847 में वो प्रशा की विधानसभा के सदस्य बनते हैं और 1859 में जो रूस है वो कुछ समय बाद में फ्रांस का राजदूत बन जाता है। 1862 में जब सम्राट विलियम और विधानसभा के मध्य संघर्ष चल रहा था तो बिस्मार्क ने अपनी बात रखी और अपनी बात पे वो अड़े रहे। देखिए यहाँ पे बिस्मार्क ने इन कंडीशंस का फायदा उठाया है कि जिस समय जो विलियम है हमारे पास, जो यहाँ के सम्राट थे उस समय, उनके विरुद्ध रहते हैं ये बिस्मार्क और अपनी बात पर अड़े रहते हैं। विरुद्ध नहीं रहते हैं, मतलब उनका साथ देते हैं। यहाँ पे जो विलियम है, विलियम को बिस्मार्क ने सलाह दी और उनसे कहा कि आप अपनी बात पे अड़े रहें और अपनी बात से आपको हटना नहीं है, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। ये सब कुछ विधानसभा में चल रहा है। ठीक है, तो अब जो विलियम है वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बिस्मार्क ने जो उनको सलाह दी वो काफी उनके लिए हेल्पफुल रही। तो इसी बात से खुश होकर जो विलियम है उन्होंने यहाँ पे बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना दिया, और जैसे ही बिस्मार्क को ये पद मिलता है उसके बाद में यहाँ से जर्मनी का आप कह सकते हो पूरा चेहरा बदल जाएगा। अब प्रशा को शक्तिशाली बनाकर उन्होंने 3 युद्ध किए। तीनों युद्धों के द्वारा उन्होंने जर्मनी को एकीकृत किया। तो अगर आपसे पूछी जाए जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, तो वहां पे ये तीनों युद्ध आपको बताने हैं। सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध हुआ। तो जो डेनिश राजा थे, क्योंकि उनका कोई भी पुत्र नहीं था, है ना, तो जर्मनी में एक सैलिक कानून था जिसके अनुसार ये कहा गया था कि उत्तराधिकार होता है वो पुत्री को नहीं मिल सकता।
तो अगर आपका पुत्र नहीं है तो फिर वो सारा जो शासन है वो किसके अधीन जाएगा, इसको लेके वहां पे प्रश्न चिन्ह था। तो राजा ने 1852 में लंदन में कॉन्फ्रेंस की, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड उनको इस बात के लिए मना लिया कि राजा की मृत्यु के बाद उनका जो एक भतीजा है, अपने मतलब उनकी भतीजी है, उसका पति है, ठीक है, उसको सम्राट बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या है, क्रिश्चियन है। तो 1863 में क्रिश्चियन सम्राट बन जाता है, लेकिन एक और भतीजा होता है जो कि फेडरिक ड्यूक था, फेडरिक ड्यूक ऑफ ऑस्टनबर्ग। तो उसने डेनमार्क का स्वामी बनने का दावा किया और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन को हरा देता है, तो खुद उस गद्दी को प्राप्त कर लेता है। फिर 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा जो हैं वो मिलकर के डेनमार्क को हरा देते हैं। तो आपको याद रखना है, जो डेनमार्क से पहला युद्ध हुआ है उसमें ऑस्ट्रिया और प्रशा ने डेनमार्क को हरा दिया है 1864 में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिया से जो युद्ध हुआ है, पहला युद्ध डेनमार्क से हुआ है, दूसरा ऑस्ट्रिया से हुआ है। तो अब बिस्मार्क जो है वो ऑस्ट्रिया से युद्ध की तैयारी में था और इस उद्देश्य से 1863 में उसने पोलैंड के विद्रोह में रूस की मदद की और 1865 में नेपोलियन III से उसने समझौता किया। इस समझौते में हुई थी गैस्टाइन की संधि। अब याद रखना ये संधि कौन से युद्ध में हुई है और जर्मनी के एकीकरण का ये हिस्सा है, ठीक है। तो 1865 में गैस्टाइन की संधि हुई, जिसमें स्लेशविंग और हॉस्टिन जो है वो ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच में विवादित प्रदेश बन जाते हैं। अब जो स्लेशविंग है उस पर प्रशा का अधिकार हुआ इस संधि के दौरान, ठीक है, और जो हॉस्टिन था वो ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। बट बाद में ऑस्ट्रिया और जो प्रशा हैं उनके रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। तो देखिए 10 महीने बाद वापस से युद्ध होता है और इस समय बिस्मार्क के रास्ते में जो बाधा है वो है ऑस्ट्रिया। तो बिस्मार्क ने सेना तैयार की और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया, जो कि 7 सप्ताह तक चला और ऑस्ट्रिया इसमें कई बार हारा। तो फिर ऑस्ट्रिया ने क्या किया, प्रेग से संधि की, जिसके अनुसार जो शेल्विंग और हॉल्स्टीन है वो वापस से अब प्रशा को मिल गए। अब प्रशा ने जर्मनी राज्य का एक संघ बना लिया, ठीक है। तो ये था दूसरा युद्ध जो हुआ ऑस्ट्रिया के साथ। अब आता है अगला हमारे पास फ्रांस से युद्ध। तो नेपोलियन ने सोचा कि ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में व्यस्त हैं, तो क्यों ना वो इन परिस्थितियों का फायदा उठाए, और लेकिन बिस्मार्क ने उसको ऐसा मौका नहीं दिया। वो गुप्त रूप से फ्रांस से युद्ध की तैयारी कर रहा था। कौन? बिस्मार्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बिस्मार्क है वो फ्रांस से भी जीत जाता है और यही तीनों युद्ध के पश्चात में उसने जो 13 अलग अलग भागों में विभाजित था जर्मनी, उसको एकीकृत किया और यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। देखिए वैसे तो अगर हम जर्मनी के एकीकरण को पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो बिस्मार्क है जिसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट आपके सिलेबस में उसको मेंशन नहीं किया गया है, बट फिर भी आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। तो जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है वो मैं PDF अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर मैं उसको भी किसी लेक्चर में कवर करा दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, ठीक है, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।